प्रिय छात्रों, नमस्कार। उम्मीद है कि हमारे दोनों वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने देखे हैं, उनको पसंद भी आए हैं। और वो लोग, कई छात्र तो हमसे फ़ोन पर पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा वीडियो। हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि आगे आने वाले लगभग 3 या अधिक से अधिक 4 महीने में हम IAS PCS के लिए पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो, जो कि प्री और मेन के लिए जरूरी होगा, हम डालेंगे। और उसमें हम ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मेन के जो प्रश्न होते हैं वो किए जाने चाहिए। यहाँ पर हम आज भी शुरू करेंगे जो संवैधानिक विकास है, इसमें भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मेन में प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप देखिए, हमने यहाँ पर शुरुआत की थी तो 2 चीजें बताई, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरे पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट को देखें तो आप एक चीज पाएंगे, वो चीज ये है कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के कार्यों को पूरा किया किसने? पिट्स इंडिया एक्ट ने। या दूसरे तरीके से इसको कहा जाता है कि जो प्रक्रिया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आरंभ हुई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट में पूरी हुई। सवाल इसी चीज का है कि रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सी प्रक्रिया पूरी हुई, कौन सी चीज शुरू हुई। सबसे पहले आप देखें कि रेगुलेटिंग एक्ट में जब हमने आप लोगों को ये बताया था कि मिस्टर बर्ग्यान की बात, बर्ग्यान किस समिति के अध्यक्ष थे? आप यहां पर देखते हैं कि जो प्रवर समिति बनी थी, बर्ग्यान उसके अध्यक्ष थे। और प्रवर समिति के अध्यक्ष के रूप में बर्ग्यान ने यह कहा था कि संप्रभुता को व्यापार से अलग किया जाए। संप्रभुता के व्यापार से अलग करने की प्रक्रिया रेगुलेटिंग एक्ट के शुरुआत से ही प्रारंभ हो गई थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती हुई आप देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में पूरी हुई। और पिट्स इंडिया एक्ट में ये पूरी किस रूप में हुई? जब आप देखते हैं कि नियंत्रक मंडल का निर्माण हो गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। वो 2 भाग क्या थे? वित्तीय कार्य और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के रूप में। एक सवाल यहां से बनता है, दूसरा सवाल वहां से बनता है, जो कि हम आज आपको बताने चल रहे हैं, वो मेन का प्रश्न है। दूसरा भी कि संप्रभुता की प्रक्रिया ब्रिटिश साम्राज्य ने किस प्रकार से धीरे धीरे जो है अपने पास ईस्ट इंडिया कंपनी से हस्तांतरित कर ली। अब आप यहीं पर देखिए कि यहां पर अगर आप इस प्रश्न को लिखना चाहें तो पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके आप पूरी तरीके से आकर के चार्टर एक्ट 1853 तक आपको आना पड़ेगा। अब देखिए, हम एक आपको यहां पर बताते हैं, एक हल्का सा, जैसे कि आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चली, उसके अंतर्गत आप पाएंगे प्रमुख रूप से 3 एक्ट के रूप में, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक्ट ऑफ 1786 1786 का अधिनियम। 3 अधिनियम मिलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें, अगर हम 1600 के चार्टर को, या हम ये कहें कि रेगुलेटिंग एक्ट के पहले के चार्टरों को छोड़ दें, तो इधर जो है हमको कुल मिलाकर के एक के बाद एक करते हुए चार्टर कितने मिलेंगे? एक तो मिलेगा 1793 का चार्टर, 1793 का 1, 1813 का 2, 1833 का 3 और 1853 का 4 चार्टर आपको मिलेंगे कि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए। अब यहां पर एक बात यहां पर समझने योग्य है कि ये चार्टर क्या थे।
चार्टर एक राजाज्ञा के रूप में थे। राजाज्ञा के रूप में थे। आप यहाँ पर देखें कि जो सबसे पहले आपको राजाज्ञा के रूप में ये चार्टर मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेगा। सबसे पहला चार्टर जो है 1793 का चार्टर है। 1793 के चार्टर से पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे 1786 का अधिनियम। 1793 का चार्टर और 1786। तो सबसे पहली चीज देखिए, पिट्स इंडिया के बाद 1786 का अधिनियम। सत्रह सौ छियासी के अधिनियम में एक ही बात महत्वपूर्ण है, बस यहां पर देखें 1786 के अधिनियम में एक ही बात महत्वपूर्ण है। एक बात क्या चीज है कि गवर्नर जनरल यहां पर देख रहे हैं, गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, अपनी विशेष परिस्थिति में स्वयं पर जिम्मेदारी लेते हुए अपनी परिषद के राय को मानने से मना कर सकता है। मना कर सकता था। यह गवर्नर जनरल की विशेष शक्ति थी 1746 में। वास्तव में देखिए, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि कानवारी साहब आना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको जब तक कायदे की शक्ति नहीं मिलेगी तब तक वो भारत में आएंगे नहीं। खैर, वो शक्ति उनको दे दी गई और इसके बाद आए। खैर, जो कुछ भी हुआ, इसके बाद आप प्रक्रिया में देखें विकास की प्रक्रिया किस रूप में चल रही है। आप यहाँ पर पाएंगे कि जो विकास की प्रक्रिया आगे चल रही है वो चार्टर के रूप में चल रही है। अब हम अगली चीज पर बात करने चल रहे हैं, 1793 का चार्टर। का चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट में यह पहले से ही उपबंध था कि कंपनी के कार्य करने की प्रक्रिया इत्यादि को ध्यान में रखते हुए 20 साल बाद कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन करके कंपनी के कार्य अवधि को अगले 20 साल तक बढ़ा दिया जा सकता है या रोक दिया जा सकता है। तो 1793 के बाद 20 साल 1793 में ये देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यावधि को अगले 20 साल तक बढ़ा दिया जाए। उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को कुछ अधिकार भी दिए गए और कुछ यहाँ पर जो चीज हो रही थी उसमें कुछ नई चीज जोड़ी गई, कुछ परिवर्तन किया गया। वो क्या किए गए? सबसे पहले आप देखिए कि जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल जब कभी ये बंगाल का गवर्नर जनरल जब कभी भी बंगाल से बाहर जाता था तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई कि वह किसी असैनिक
किसी असैनिक सदस्य को अपनी जगह पर नियुक्त कर जाए अपने डिप्टी के रूप में, ताकि वो तब तक के लिए कार्यभार देखे। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और हुई कि जिसको आप यहाँ पर देखें कि जो भारत के राजस्व से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बाद जो वहाँ पर भारत नियंत्रक थे, वो भारत नियंत्रक यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का पेमेंट यानी वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हुई। ये गवर्नर जनरल जब बंगाल से बाहर हो तो किसी असैनिक सदस्य को बाहर हो तो परिषद के किसी असैनिक, यहां पर परिषद भी होना चाहिए, परिषद के, तो परिषद के किसी असैनिक सदस्य को अपना डिप्टी यानी अपना उप प्रधान नियुक्त कर सकता था। यह अधिकार दिया गया उसको। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये थी कि अगर यहां पर देखें तो और कुछ नहीं, यहां के राजस्व से दिया जाने लगा। क्या चीज? भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन इत्यादि दिया जाने लगा। और 20 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 3 बातें हुई, 20 साल के लिए बढ़ाया गया, ये अपना प्रधान नियुक्त कर सकता है, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए कि वो जो है 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तीसरा चीज एक चीज है कि भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को या भारत के बाहर इंग्लैंड में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं उनका वेतन भारतीय राजस्व से, उनके वेतन और खर्चे भारतीय राजस्व से दिए जाने का उपबंध किया गया। बस ये 1793 का चार्टर है। उसके बाद अब अगला चार्टर हम यहां पर बात करते हैं 1813 का चार्टर। के चार्टर, जैसे कि पहले कहा गया था कि हर 20 साल के बाद सारा आकलन किया जा रहा है, इस बार भी आकलन किया गया। देखा गया कि कंपनी के अंतर्गत जो भारतीय भूभाग है काफी मात्रा में आ चुका है। पहली चीज देखी गई कि कंपनी के अंतर्गत भूभाग काफी मात्रा में आ गया, और इसके लिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि अब कंपनी के अधिकार के अंतर्गत जो भी भारतीय भूभाग है उसे साम्राज्यीय नियंत्रण में ले लिया जाए, उसे साम्राज्यीय यानी इंपीरियल साम्राज्यीय नियंत्रण में ले लिया जाए। अब साम्राज्यीय नियंत्रण में लेने के लिए किया क्या गया है, यहां पर आप देखें ले लिया जाए। एक कारण और भी था कि उस समय यूरोप में नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था चल रही थी, अर्थात नेपोलियन ने हर तरफ से ब्रिटेन को घेर रखा था और ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए ब्रिटेन के व्यापारी काफी परेशान थे और वो बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो भारत में है वो कम किए जाएं या समाप्त किए जाएं। इसी दिशा में कदम उठाया गया 1813 के चार्टर के द्वारा। 1813 के चार्टर में 2 बातें बड़ी खास कही गई। पहली बात, जैसे देखें, पहली बात क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये चीज देखिए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। तो अब भाई सबसे बड़ी चीज देखिए, जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होगा तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें खलबली पहुंचेगी, कंपनी में खलबली पहुंचेगी। इसलिए उसके लिए कुछ बंद किया गया। दो बातें की गई, एक चीन और चाय का व्यापार कंपनी के पास एक अधिकार के रूप में रहा। दूसरी बात यह कर दी गई कि भारतीय राजस्व से जो कंपनी को 10.5% भाग प्राप्त होगा। ये चीज कर दी गई तो कंपनी यहां पर कंपनसेट हो गई। लेकिन जब इतना दिया गया राजस्व से तो दूसरी बात एक चीज और भी तय कर दी गई। वो क्या चीज थी, यहां पर देखिए, वो चीज ये थी कि ब्रिटेन की संवैधानिक स्थिति क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में अर्थात भारत में, वह इस चार्टर के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जबकि बहुत सी किताबें इस चीज को छोड़ जाती हैं। आप यहां पर देखें, इसी चीज को हम यहां पर कहना चाहते हैं कि आप इस चीज को देखिए। अगली चीज आप यहां पर देखिए, तीसरी बात, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। क्या स्पष्ट कर दिया गया? क्या स्पष्ट कर दिया गया? यह कहा गया कि कंपनी का संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर कंपनी के संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता होगी। ये देखिए, यह स्पष्ट कर दिया गया। मतलब अब कंपनी का हिस्सा नहीं रहा, ये ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता हो गई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहां पर देखिए, यहां पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता होगी। ये बात यहां पर आप आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए, मेंस की परीक्षा के लिए एक चीज का ध्यान रखिए, वो ये है कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संप्रभुता स्नेह अपने हाथों में ले ली। तो देखिए, हम रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या बताया था कि संप्रभुता और व्यापार का विभाजन। ब्रिटिश इंडिया एक्ट में आप आते हैं, संप्रभुता और व्यापार का विभाजन जो था एकदम स्पष्ट कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और रेगुलेटिंग एक्ट में अंतर क्या है?
रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले आप देखिए, कंपनी जो कुछ भी करे, कंपनी जो कुछ भी करे किस मामले में, प्रशासन के मामले में, यानी संप्रभु दायित्व जो भी कुछ करे कंपनी, वो सारी की सारी चीजें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जरिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो भारत राज्य सचिव है उसको बताए। लेकिन आप यहां पर देखिए, दूसरी चीज जब हम बताते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट में यह है कि जो यहां पर नियंत्रक मंडल है, कौन नियंत्रक मंडल? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, उस नियंत्रक मंडल के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल के द्वारा जो कुछ भी बताया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में उसको करे, वहां पर बताए, यहां पर नियंत्रण हुआ। यही वजह है कि आप देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई गई। उसके जो आप देखते हैं कि जो उसके साथ परिषद थी, उसके सदस्यों की संख्या घटा दी गई, किसी एक परिषद की मत पर ही वो सारा काम कर सकता था। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई गई, लेकिन ऊपर से किस पर नियंत्रण कर दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण कर दिया गया, गवर्नर जनरल पर नहीं। पहले किस पर नियंत्रण था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लेकर के गवर्नर जनरल और गवर्नर सब पर नियंत्रण था। लेकिन यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट में क्या अंतर हुआ कि गवर्नर जनरल पर नियंत्रण ढीला करके नियंत्रण किस पर बढ़ाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के निर्देशों के हिसाब से ही वही काम करता था। कौन? भारत में गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद आप आगे आते हैं तो देखते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और उसी के माध्यम से धीरे धीरे जो भारत में ब्रिटिश आधिपत्य है उसकी संप्रभुता लेते जा रहे हैं। आप यहां पर देखें, ये सारा का सारा मामला उसी के देन है। अब इतना किया गया, जब संप्रभुता आ गई ब्रिटिश साम्राज्य के पास, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने एक काम और कर दिया। वो क्या काम किया? वो काम किया, चौथा काम अगर आप इसमें देखें तो वो काम ये था कि 1 लाख रुपए 1 लाख ये नियत कर दिया गया कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए नियत किया गया। लेकिन यह तय करना था कि ये 1 लाख रुपया खर्च किसके लिए होगा। यहां पर सबसे बड़ी चीज हो गई कि विवाद इस पर हो गया कि आंग्ल शिक्षा पर या प्राच्यवादी शिक्षा पर। जो ब्रिटिश शैली की शिक्षा होगी उस पर 1 लाख रुपया ये खर्च होगा, या प्राच्य शिक्षा मतलब देसी प्रकार की जो शिक्षा होगी उस पर खर्च होगा। इस पर बहस चलती रही और बहस चलते चलते काफी लंबा समय बीत गया। ये 13 के बाद 1813 के बाद 1830 आ गया। कहने का मतलब पूरे 17 साल बाद ये 1 लाख रुपया खर्च हो पाया। और जब ये तय कर दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर ही ये 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, तो ये आप यहाँ पर देखें कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में हम समराइज कर देते हैं, जो मेन वाला क्वेश्चन हमने बताया है उसमें उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और खास करके ये तीसरा पॉइंट जिसमें कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति को जो है भारत में स्पष्ट किया गया है। भारत में स्पष्ट, क्योंकि देखिए संप्रभुता किस प्रकार से हो रही है, ये डिक्लेयर कर दिया गया कि सारी के सारी संप्रभुता ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं है। किसकी संप्रभुता है? ये संप्रभुता जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य की है। इस समय जानते हैं जॉर्ज थर्ड जो थे वो ब्रिटेन के कौन थे? किंग। ये किंग के लिए यहां पर बात की गई कि किंग में ये संप्रभुता निहित होगी। क्लियर हुई बात? अब उसके बाद हम अगले चार्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसको कहते हैं चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर।
1833 के चार्टर में 1833 के चार्टर में देखिए भाई, इसमें क्या चीज हो रहा है, संप्रभुता बढ़ रही है। तो 1833 के चार्टर में सबसे पहले आप देखिए क्या चीज ब्रिटेन से हो रहा है। ब्रिटेन में कंपनी को नियंत्रित करने वाला कौन है, यहां पर देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सबसे पहली चीज देखिए, यहां पर काफी विस्तार हो गया था 1833 में। कहने का मतलब सिंध भी इनके प्रभाव में आ गया था, बर्मा का पीगू क्षेत्र भी आ गया था, पंजाब भी आ गया था। 1833 के इसी चार्टर में एक तो आप यहीं पर देखिए, इसी के प्रभाव के अंतर्गत सबसे पहला काम ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये क्या हो गया, इसको बना दिया गया क्या चीज, भारत का गवर्नर जनरल। ये भारत में परिवर्तन हुआ, लेकिन भारत में ही नहीं परिवर्तन हुआ, ब्रिटेन में भी एक परिवर्तन हुआ। जो ब्रिटेन में यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, जो परिवर्तन यहां पर हुआ, एक चीज यहां पर देखिए, जो परिवर्तन यहां पर हुआ, हम इसको ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अभी तक उसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, कि जिसमें से एक भारत राज्य सचिव, एक यहाँ पर एक्सचेकर और दूत, और उसके अलावा 4 प्रिवी काउंसलर। लेकिन अब क्या हुआ, जितने भी मंत्री थे ब्रिटिश कैबिनेट के या अन्य प्रमुख मंत्री, वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य बन गए। यद्यपि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य जो करते थे वो बहुत थोड़े लोग थे, एक ग्रुप बना, लेकिन सारे सदस्यों को इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ले लिया गया। ये 1833 के चार्टर के द्वारा ये परिवर्तन कहां पर किया गया, ब्रिटेन में। ठीक है, इंडिया में क्या परिवर्तन किया गया वो भी आप देखिए। इंडिया में अब देखिए, सबसे पहली चीज ये हो गई कि एक चीज ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हम संप्रभुता वाले प्रश्न पर आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो शासन करेगी वो किसके, सम्राट और उसके उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में, सम्राट और उसके उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सत्ता होगी। आप यहां पर देखिए संप्रभुता का हस्तांतरण कैसे हुआ, फिर हम एक बार रिवाइज करके आपको बताते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, संप्रभुता ये अलग अलग की गई, अलग अलग करने का बात की गई। अभी पूरा अलगाव नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से अलगाव कहां हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट में 1813 के चार्टर में यह डिक्लेयर कर दिया गया कि जो भी क्षेत्र है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत वह किसकी संप्रभुता में है, वो सारा का सारा क्षेत्र किसकी संप्रभुता में है, ब्रिटिश जो सम्राट है उनकी संप्रभुता में है। 1813 में 20 साल बाद फिर यह कह दिया जाता है कि आप जो यहां पर शासन कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, ब्रिटिश सम्राट और उसके उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में। 33 में सम्राट कौन था, विलियम चतुर्थ। विलियम चतुर्थ जो थे सम्राट, उसके ट्रस्टी के रूप में कर रहे हैं। ये चीज यहां पर बता दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहां पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 2 चीजें हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को बता दी गई कि सारी के सारी संप्रभुता के लिए जो आपको बताया गया था, क्लेम किया गया था 1813 में, 1833 में केवल आप ट्रस्टी के रूप में कर रहे हैं। अगली चीज यहां पर देखिए, उसका परिवर्तन क्या चीज हुआ, यह हुआ भारत में। भारत में क्या चीज हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर को। दूसरी चीज इसके बाद और एक चीज देखिए, फिर और अगला परिवर्तन क्या हुआ, अगला परिवर्तन यह हुआ कि यहां पर एक सदस्य और नियुक्त किया गया। अभी तक आप देख रहे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 4 सदस्य थे, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो 3 सदस्य कर दिए गए।
फिर 1833 के चार्टर में फिर 4 सदस्य कर दिए गए, एक विधि सदस्य यहाँ पर नियुक्त किया गया। बात क्लियर हुई। अब विधि सदस्य के रूप में फिर 4 सदस्य हो गए। अब आप यहाँ पर देखें 4 सदस्य हो गए और गवर्नर जनरल, ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इसके साथ साथ एक चीज और की गई, आप यहीं पर देखें, ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब जब भी कोई विधि बनानी होती थी, अब विधि बनाने की शक्ति किसके पास रह गई? विधि बनाने की शक्ति जो प्रांत हैं उनके पास रह गई। एक चीज और भी रही कि 1833 के चार्टर में हम एक चीज और भी यहाँ पर पाते हैं कि जो है ब्रिटिश का साम्राज्य विस्तार और ज्यादा हुआ, और साम्राज्य विस्तार होने के साथ साथ जो चाय और चीन का व्यापार था वो भी समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन का व्यापार वो भी समाप्त कर दिया गया। उसमें भी अब कुछ नहीं बचा, उसमें भी अब कुछ नहीं बचा। तो चीन और चाय के व्यापार में कुछ वो भी समाप्त कर दिया गया। अब जब ये भी समाप्त कर दिया गया, क्षेत्र बढ़ गया है, तो फिर वही दोबारा ये हुआ कि भाई 10.5% आपको मिलता रहेगा, 10.5% मिलता रहेगा। ये चीज ठीक है, 10.5% आपको मिलता रहेगा। तीसरी चीज आप इसी के साथ साथ एक चीज और देखिए कि हम यहां पर यहां पर देखिए मिलता रहेगा 10.5। फिर अगली चीज यहां पर क्या हुई, यहां पर 1833 के चार्टर में एक चीज और भी की गई। वो क्या हुआ कि 1833 के चार्टर में जो अगली चीज की गई वो प्रमुख बात क्या थी? एक चीज ये थी कि जो भी भारतीय हो या विदेशी हो या जो भी हो, किसी भी आधार पर विभेदीकरण नहीं किया जाएगा। अगर उनको किसी सेवा में लेना है तो सेवाओं में लेने के बाद एक तरीके से देखा जाए जो मौलिक अधिकार दिखाई पड़ते हैं, जो रोजगार वगैरह की, उसकी कहीं ना कहीं स्रोत यहाँ पर दिखाई पड़ने लगती है। तीसरी चीज आप इसी पर देखिए, 1833 में ही मैकाले मिनट आया शिक्षा के क्षेत्र में, और इसी में विधि संहिता की भी बात की गई 1833 के चार्टर के अंतर्गत। 1833 के चार्टर की एक बात और भी खास है, यहां पर आप एक चीज और भी पाएंगे कि 1833 के चार्टर की, कि जिसके लिए हम ये कहेंगे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा था कि उसके दिन बहुत लंबे नहीं हैं। फिर भी आप यहाँ पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी कह दिया गया कि आप व्यापारिक कार्य से अलग हो जाइए और केवल संप्रभु कार्य ही करें, मतलब राजनीतिक कार्य भी करें। अब इसके बाद अगली चीज के लिए हम आते हैं, अगला चार्टर 1853 का, 1853 का चार्टर। 1853 के चार्टर में क्या चीज खास बात है? 1853 के चार्टर में अगर हम देखें, कंपनी का विस्तार काफी हो चुका है, सिंध हो चुकी है। अब यहां पर दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक तो बंगाल में उप राज्यपाल की नियुक्ति हुई, उसके कुछ समय बाद आप देखते हैं इसी के प्रभाव में पंजाब में भी उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। ठीक। दूसरी चीज यहां पर देखिए कि इस चार्टर के जरिए लंदन में एक परिवर्तन किया गया। अब यहां पर देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, निदेशक मंडल के सदस्य अभी तक कितने होते थे? 24। उसकी संख्या घटा करके कर दी गई 18। सदस्य संख्या कितनी हो गई? ये 18 हो गए, जिसमें से 6 क्राउन के द्वारा यानी ताज के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 6 ताज के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये हो गया। ताज के द्वारा नियुक्त होंगे। अब यह देखिए नियंत्रण और बढ़ा। अब 1833 के चार्टर में आपको बताया गया था क्या चीज?
कि भाई आप ट्रस्टी के रूप में शासन करेंगे। 1813 में 1853 में बता दिया गया कि आप तब तक ब्रिटिश इंडिया का शासन कर पाएंगे जब तक पार्लियामेंट ना चाहे कि हम सत्ता ले लें। कहने का मतलब यहां पर यह कहा गया जब तक पार्लियामेंट ना चाहे, मेंट ना चाहे, तब तक, मतलब जब तक पार्लियामेंट नहीं चाह रही है लेना तब तक आप शासन कर लीजिए। जिस दिन पार्लियामेंट चाह लेगी भैया हम लेते हैं सत्ता, वो पूरी ले लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता खत्म। यहां पर देखिए नियंत्रण क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ निदेशक मंडल को घटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप यहां पर देखिए जब पार्लियामेंट जब तक नहीं चाहेगी तब तक पार्लियामेंट का प्रभाव बढ़ गया कि नहीं था, इसका संप्रभुता उनके पास शिफ्ट हो रही है कि नहीं हो रही है पूरी तरीके से। अब पार्लियामेंट की मर्जी पर आ गया है। अभी तक 20-20 साल बढ़ रहा था, अब 20 साल बढ़ना खत्म। कब ले लेंगे, कब। यहां पर तीसरी चीज देखिए, एक चीज और हुई, यहां पर संरचना क्या की गई, एक विधायिका बना दी गई केंद्र में। विधायिका कैसी बनी कि यहां पर देखिए जो 4 सदस्य हैं, कौन से 4 सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद के, उन 4 सदस्यों के साथ साथ एक चीज और भी यहां पर जोड़ दी गई। 4 सदस्यों के साथ क्या चीज जोड़ दी गई, वो चीज जोड़ दी गई इन 4 सदस्यों के साथ कि भाई अब इसके साथ 6 सदस्य और जुड़ जाएंगे और यहां पर ये बन गई विधान परिषद। 6 सदस्य कौन कौन से जुड़ गए, एक तो 2 सदस्य, एक तो था जो सुप्रीम कोर्ट था उसका चीफ जस्टिस, एक सदस्य और सुप्रीम कोर्ट का, 2 सदस्य ये हो गए। और उसके बाद अब एक प्रेसिडेंसी और बन चुकी थी जिसको कि आगरा प्रेसिडेंसी कहें। इन 4 प्रेसिडेंसियों के 4 सदस्य लिए गए और इस प्रकार से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी शुरुआत कर दी गई। और इस प्रकार से 4 ये और 2 वो न्यायपालिका के 6 सदस्य हो गए। ये 6 सदस्य जब 4 सदस्यों के साथ जुड़ जाते थे तो यहाँ पर ये 1853 ईस्वी में एक विधायिका का स्वरूप तैयार हो गया। और ये विधायिका जो है पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाती थी। इस प्रकार हम आपको यहाँ पर बताते हैं 2 चीजें आप यहाँ पर इस चीज को महसूस कीजिए और देखिए कि 2 चीजें क्या क्या चीज हुई। पहली चीज तो ये हुई कि जिसमें आप देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसे पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा पूरा किया गया। टिप्पणी कीजिए, यह आपका 200 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है या 150 शब्दों में आ सकता है, दोनों चीजों में बनाया जा सकता है, 100 या 150 में आप इसको लिख सकते हैं और लिखिए। दूसरा सवाल मेन का ये बनेगा कि संप्रभुता किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर दी गई। परीक्षण कीजिए। ये 2 सवाल हमने आज बताए। ये मेन में आपके सवाल आते हैं और यहीं पर हम ये क्लास अब पूरा करते हैं। धन्यवाद।